दोस्तों नमस्कार। हमारे देश में ईडी को लेकर के प्रवर्तन निर्देशालय इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट इसको लेकर के एक बात बहुत ही आम हो चुकी है कि इस देश में जब जब ईडी सक्रिय होती है इसका सीधा सा मतलब है कि कहीं ना कहीं किसी न किसी राज्य में चुनाव होना है। जिस राज्य में ईडी के अधिकारी अपनी सक्रियता बढ़ा दें तो लोग बहुत ही सहज तरीके से अंदाज़ा लगा लेते हैं कि इसका मतलब कि उस राज्य में कोई चुनाव होने वाला है। और जब मैं ये बात बोल रहा हूँ तो इससे आप भी बहुत ही सहज तरीके से ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वर्तमान में ईडी के अधिकारी, नरेंद्र मोदी के ईडी के लोग किस राज्य में सक्रिय हो चुके हैं। जाहिर सी बात है कि मैं बिहार की बात कर रहा हूँ। बिहार के अंदर अगले 6-8 महीनों में विधानसभा का चुनाव होना है और नरेंद्र मोदी के जो सबसे करीबी लोग हैं उनमें से एक चुनाव आयोग भी है, उनमें से एक ईडी के लोग भी हैं। तो नरेंद्र मोदी ने अपने सबसे विश्वस्त पार्टनर ईडी को बिहार में सक्रिय कर दिया है। दनादन पूछताछ शुरू हो चुका है ईडी के लोगों के द्वारा। और मैं आपको बता दूं कि 19 मार्च को बिहार के अंदर जो पटना में ईडी का कार्यालय है वहाँ पर बाकायदे लालू यादव को बुलाया गया और लालू यादव से तकरीबन वहाँ पर 4 घंटे की सघन पूछताछ की गई। लालू जी के साथ उनकी बेटी मीसा भारती भी थी वहाँ पर, क्योंकि लालू जी की जो तबीयत है, उनका जो हेल्थ है, आपको पता है कि ख़राब रहता है, वो पूरी तरीके से स्वस्थ नहीं रहते हैं। बावजूद इसके ईडी ने उनसे 4 घंटे की पूछताछ की 19 मार्च को। मामला यहीं तक नहीं है, इससे एक दिन पहले 18 मार्च को उसी बिहार में, उसी पटना के अंदर लालू जी की पत्नी राबड़ी जी, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री हैं बिहार की, उनसे और साथ ही लालू जी के जो बड़े बेटे हैं तेज प्रताप, उनसे भी 4-4 घंटे अलग अलग पूछताछ की गई है। और ये जो पूरा मामला है, जिस मामले को लेकर के ये पूछताछ की गई है, ये एक बहुत ही पुराना मामला है। बेसिकली 2004 से लेकर के 2009 के बीच में जब लालू जी इस देश के रेल मंत्री हुआ करते थे, उस वक्त का ये मामला है। और आरोप ये लगाया गया है बेसिकली कि उस टाइम पे 2004 से लेकर के 2009 के बीच में लालू जी ने ज़मीन लिया था नौकरी के बदले। और ये कहा गया है कि रेलवे में ग्रुप डी की नौकरी देने के बदले में लालू जी ने बहुत सारी ज़मीनें ली थी और उन ज़मीनों को बेसिकली ये अपने नाम से, अपने बेटों के नाम से या फिर अपने रिश्तेदारों के नाम से लिखवा लिया था। यानी कि ज़मीन के बदले में नौकरी घोटाला, ये पूरा मामला है जिसके तहत ईडी के लोग एक बार फिर से सक्रिय हो चुके हैं। और जाहिर सी बात है कि सक्रियता पर सवाल खड़ा हो रहा है। क्यों? क्योंकि टाइमिंग जो है वो इलेक्शन का है। तो कहीं ना कहीं एक दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, परेशान करने की कोशिश की जा रही है। और ये बात इस देश में बहुत ही आम हो चुकी है कि जो ईडी हैं, जो इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट के लोग हैं, वो नरेंद्र मोदी के हाथों की कठपुतली बन चुके हैं। और इसमें जो इनको सफलता मिलती है वो बेहद ही कम है। और ये चीज़ मैं नहीं कह रहा हूँ, बल्कि जो सरकार के आंकड़े हैं, जो नरेंद्र मोदी के मंत्री हैं, वही लोग इस चीज़ को सदन के अंदर बोले हैं, लोकसभा के अंदर बोले हैं। मैं बात कर रहा हूँ पंकज चौधरी की। पंकज चौधरी जो हैं वो केंद्र के अंदर वित्त राज्य मंत्री हैं, यानी कि मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर फाइनेंस, निर्मला सीतारमन के सहयोगी मान लीजिए। और इनसे सवाल पूछा गया बेसिकली सदन में कि जो ईडी मुकदमे दर्ज करती है, जो केस लगाती है विपक्ष के नेताओं के ऊपर, तो उस केस में ईडी को कितना सफलता मिलता है। ऐसे कितने लोग हैं जिनको कि ईडी उस केस में सज़ा दिलवा पाती है। आपको जान करके आश्चर्य होगा कि इसमें ईडी की जो सफलता है या ईडी का जो सज़ा दिलवाने का रेट है वो 1-2% के आसपास है। 1% कह लीजिए। 99% केसेस में ये जो केस होता है ईडी का वो टिकता ही नहीं है और लोग बरी हो जाते हैं। और इसी चीज़ को लेकर के ये चूँकि सरकारी खुलासा हुआ है, इसको विपक्ष ने नहीं खुलासा किया है, या मैं ऐसा खुद से अपनी मर्जी से नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि सरकार के मंत्री पंकज चौधरी ने ये सदन के अंदर खुलासा किया है।
और इसी चीज़ को लेकर के मैं यहाँ पर आपको कांग्रेस पार्टी की तरफ से सुप्रिया श्रीनेत ने जो बात कही है उसको यहाँ पर रखना चाहूँगा। तेजस्वी यादव ने भी कुछ बोला है, उसको भी मैं आपको इसके बाद में ज़रूर सुनाऊंगा। फिलहाल जो सुप्रिया श्रीनेत हैं वो क्या कह रही हैं सुन लीजिए कि चुनाव आते ही विपक्ष को ईडी का बुलावा भेजने वाले नरेंद्र मोदी ने ईडी को बीजेपी का फ्रंटल बना दिया है। ईडी का इस्तेमाल राजनीतिक विरोधियों को धमकाने के लिए किया जा रहा है। हम यह बात हमेशा से कहते रहे हैं, अब मोदी सरकार खुद ये आंकड़ों के साथ मान रही है। ये वही बात कहने जा रही है पंकज चौधरी वाली। सदन में जानकारी के मुताबिक जो जानकारी पंकज चौधरी ने सदन के अंदर दी है उसी के हवाले से सुप्रिया श्रीनेत यहाँ पर बोल रही हैं कि सदन में दी जानकारी के मुताबिक 2015 से लेकर के 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने इस देश के, उसके बाद 2015 से लेकर के और अभी तक टोटल 193 सांसदों, विधायकों और नेताओं के खिलाफ ईडी ने मामले दर्ज किए। विपक्ष के नेता हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन उनमें से सिर्फ 2 के खिलाफ आरोप तय हो पाए हैं। सोचिए कि 2015 से लेकर के और अभी तक 193 एमपीज या एमएलए या अन्य विपक्ष के नेता उनके ऊपर मामले दर्ज किए गए और सिर्फ 193 में से सिर्फ 2 लोगों को ईडी के जो लोग हैं वो सज़ा दिलवा पाए या आरोप तय कर पाए। सोचिए कि क्या स्थिति है और किस मंशा के साथ ईडी के लोग कार्रवाई करते हैं और किसके आदेश पर, किसके इशारे पर कार्रवाई करते हैं, ये बोलने की ज़रूरत नहीं है। आगे जो कह रही हैं सुप्रिया श्रीनेत उसको भी सुन लीजिए। लोगों को प्रताड़ित किया गया, घंटों पूछताछ में बर्बाद किए गए, डराने का हर संभव प्रयास किया, स्वास्थ्य और उम्र का भी लिहाज नहीं रखा गया। यहाँ पर इनका इशारा कहीं ना कहीं लालू जी की तरफ है। सोनिया गांधी से भी ईडी के लोगों ने, सीबीआई के लोगों ने पूछताछ किया था। बहरहाल आगे कह रही हैं कि और यह तो सिर्फ ईडी की बात हो रही है, इसमें भी ज़्यादा दुरुपयोग अपनी सस्ती बदले की राजनीति के लिए नरेंद्र मोदी ने सीबीआई, इनकम टैक्स जैसी एजेंसीज का किया है। लानत है इतने कायर प्रधानमंत्री पर जिसकी पोल उसी के सरकारी आंकड़े खोल रहे हैं। ये जो पोल खोल हो रहा है कि 193 में से सिर्फ 2 लोगों पर आरोप तय हो पा रहा है, ये पोल खोल राहुल गांधी नहीं कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, तेजस्वी यादव नहीं कर रहे हैं, समाजवादी पार्टी के लोग नहीं कर रहे हैं, अरविंद केजरीवाल नहीं कर रहे हैं, बल्कि ये पोल खोल नरेंद्र मोदी के ही वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी कर रहे हैं और ऑन रिकॉर्ड कर रहे हैं, सदन के अंदर कर रहे हैं। समझ सकते हैं कि नरेंद्र मोदी किस मानसिकता के साथ में ईडी का इस्तेमाल कर रहे हैं, इन जांच एजेंसियों का, जो कि इस देश के एक प्रीमियर जांच एजेंसी है, उसका इस्तेमाल कर रहे हैं अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षा को बढ़ाने के लिए या अपने राजनीतिक हित को साधने के लिए, उसको पूरा करने के लिए। ये हकीकत है। इसके अलावा इतना ही नहीं, कई मौक़ों पर सुप्रीम कोर्ट ने भी, जो इस देश की सर्वोच्च अदालत है, उसने भी कई मौक़ों पर ईडी के निष्पक्षता, कार्यप्रणाली और इसकी पारदर्शिता को लेकर के सवाल खड़े किए हैं और इनके ऊपर बहुत ही कड़ी और तल्ख टिप्पणी की है। तो तमाम जो जांच एजेंसियां हैं मोदी जी के राज में, दरअसल सिर्फ ईडी ही नहीं बल्कि जितने भी संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं या लोकतांत्रिक संस्थाएं, उन सभी के साख पर बट्टा लगा है और उनकी जो काम करने के उनके तरीके हैं, उनकी जो पारदर्शिता है, उस पर सवाल, प्रश्न चिन्ह लगाया गया है और वो बेहद ही जेन्युइन है, बहुत ही जायज़ प्रश्न चिन्ह लगाया गया है। चाहे आप चुनाव आयोग को ही देख लीजिए, है ना। तो ये सब चीज़ें नरेंद्र मोदी की, कहते हैं ना कि सबसे करीबी पार्टनर हैं, है ना। चुनाव में राजनीतिक दल एक दूसरे से गठबंधन करते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी जी का ये जो गठबंधन है वो ईडी के साथ होता है, चुनाव आयोग के साथ होता है और तमाम सिस्टम के साथ होता है। ये जो लालू जी से और राबड़ी जी से और तेज प्रताप से जिस तरीके से ईडी के लोगों ने पूछताछ किया है पटना ईडी कार्यालय में, उसको लेकर के तेजस्वी यादव ने एक बयान दिया है मीडिया के लोगों से बात करते हुए, उसको भी आप यहाँ पर जरूर। ABCDEF A to Z जो भी टीमें हैं
या जो बीजेपी के आईटी सेल हैं, अब केवल उनका काम बिहार में ही है। हम लोगों को कोई फर्क पड़ने वाला थोड़ी है। षड्यंत्र के हिसाब से मुकदमाएं जो है वो की जा रही हैं। तंग करने का प्रयास करेंगे उतना ही हम मजबूत होंगे और उतनी ही मजबूती के साथ इस बार बिहार में सरकार बनाएंगे। तो दोस्तों, इस वीडियो के लिए इतना ही था। और ईडी का जो काम करने का तरीका है उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं, उसको लेकर के आपकी क्या राय है, आप क्या कहते हैं, उसको ज़रूर कमेंट में हमसे लिखिए और शेयर कीजिए। और साथ ही साथ अगर ये वीडियो आपको पसंद आता है तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। अगली वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।